कल हमने लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट किया था क्लास 10th का। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन। ध्यान से आप लोग पढ़ो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो आप लोग पूछते नहीं हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन। तो जब हम लोग चलते हैं या बाइसिकल चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं। जब हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं तो भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी स्टेट हमारी बॉडी में चल रहा है, नहीं भी कुछ कर रहे होते हैं का मतलब हुआ कि जब हम सो रहे होते हैं या सिर्फ बैठे हुए होते हैं तो भी बहुत से काम बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। रेस्पिरेशन चलता रहता है, नर्वस सिस्टम अपना काम करता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है। तो इसके अलावा रेस्पिरेशन जो सबसे ज़रूरी काम है, हम लोग बाहर से चीज़ें लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो उन चीज़ों से हमारी ग्रोथ होती है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो वही ऑक्सीजन उसको तोड़ता है और एनर्जी देता है। हम लोग डेवलप करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस बनाते हैं जो हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है जिनकी। तो ये जो एनर्जी का सोर्स होता है और जो मटेरियल्स हम लोग खाते हैं वहाँ से वो सोर्स होता है, और ये एनर्जी बेसिकली एटीपी के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि किस प्रकार से लिविंग चीज़ों को खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरल जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी और मटेरियल्स का, वो सारे ही ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है। मतलब सबको एनर्जी चाहिए, सारे ही लोग खाना खाते हैं, मटेरियल्स लेते हैं, लेकिन ये सब में अलग अलग तरीके से पूरा होता है। कुछ जीव जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल फूड लेते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज के फॉर्म में, सीधे सीधे इनऑर्गेनिक सोर्स ले लिया, उनका खाना हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, उनका खाना हो गया। ये ऑर्गेनिजम्स कौन है? ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी हैं। दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जटिल सब्सटेंसेस को लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, और इनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ता है जिससे कि एनर्जी रिलीज हो और ग्रोथ हो बॉडी की। ऐसा करने के लिए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत सारे रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देती है। तो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो लोग जो इस तरीके का काम करते हैं, और ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, यानी प्लांट्स के ऊपर। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? एनिमल्स हैं, जितने भी हम लोग हैं, और फंजाई हैं। अब बात आती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के, ये कौन पूरा करता है? ये फोटोसिंथेसिस पूरा करती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स यानी ग्रीन प्लांट्स बाहर से चीज़ें लेते हैं और उसको जो है एनर्जी के स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मटेरियल किस फॉर्म में होता है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और पानी लिया सॉइल से, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इसीलिए हरे पत्ते की बार बार बात होती है, हरे प्लांट्स की बात होती है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है प्लांट, उससे एनर्जी मिलती है उसको। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो तुरंत स्टोर नहीं होते हैं, मतलब तुरंत यूज़ नहीं होते हैं, भाई हर समय हर पूरा खाना यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो खाना जो होता है वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम लोग अपनी बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हमारे अंदर जो है स्टोर्ड फॉर्म जो होता है खाने का वो होता है ग्लाइकोजन, और प्लांट्स के अंदर क्या होता है? स्टार्च। इसको ज़रूर याद रखो। ये क्या करता है कि इंटरनल एनर्जी रिजर्व होता है प्लांट का, एक तरीके से सोर्स होता है। अब जैसे कि कुछ प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर लीव्स में खाना स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में, जैसे पालक है। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि पोटैटो है, उनके स्टेम में होता है। रूट्स हैं जैसे कि रेडिश है, गाजर मूली है, तो इनके रूट्स को हम लोग खाते हैं तो हमको स्टार्च मिलता है। तो ये जो है एक तरीके से स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है। तो यही देखो आगे भी लिखा हुआ है कि हम लोगों के अंदर ग्लाइकोजन हम लोग स्टोर करके रखते हैं जब हमारे खाने की लिमिट पूरी हो जाती है, और वो ग्लाइकोजन समय समय पे रिलीज होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और हमको एनर्जी मिलती रहती है। देखो ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे ब्लू कलर की, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। तो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और वाटर। यही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो कार्बोहाइड्रेट यही ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन मिलती है जिससे पूरा लिविंग वर्ल्ड सांस लेता है, और वाटर बनता है। मतलब इधर भी वाटर है एक तरीके से, उधर भी वाटर है। 12 और 6 मॉलिक्यूल्स का वाटर का हिसाब किताब रहता है। तो या हम लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा ये बुक में है, कि 12H2O के बजाय डायरेक्टली हम लोग 6CO2 6H2O लिख देंगे। मतलब
लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरोफिल के पहले जो इनपुट्स हो रहे हैं वहाँ पे 6CO2 6H2O लिख देंगे, और 6 इधर राइट हैंड साइड पे 6C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और 6O2 यहाँ पे हम वाटर नहीं लिखेंगे तो भी वही बात होगी, इससे कन्फ्यूजन आपको कम होगा। तो अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल करता है, फिर ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और ये क्या करती है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं उसको तोड़ती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन बाहर की ओर निकल जाती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो ली जाती है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस होता है यही हाइड्रोजन की मदद से। तो 3 स्टेप्स में होती है, मतलब लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट का कन्वर्जन हुआ केमिकल एनर्जी में जिसने वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बाहर को निकल गई और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिड्यूस हो गई कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये स्टेप्स लगातार नहीं हो सकते हैं, कहीं कहीं लगातार भी होते हैं, कहीं कहीं लगातार नहीं होते हैं। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स की अगर बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और क्या करते हैं, वो एक तरीके से बाकी का टाइम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दिन में होती है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये ज़रूरी होते हैं ये सारे कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर लीफ को तुम ध्यान से देखोगे, ये देखो एक्टिविटी में 5.1 एक्टिविटी में यही, अगर तुम ध्यान से लीफ को देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि कुछ सेल्स जो होते हैं ग्रीन डॉट्स हैं उनमें, तो यही ऑर्गेनलीज जो होती है क्लोरोप्लास्ट होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो अब ये एक्टिविटी है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ये लीफ है, यहाँ पे मिडरिब है, लेमाइना यानी लीफ ब्लेड है, यहाँ पर वेन है, और ये इसका नीचे वाला जो पोर्शन है उसका ये दिखाया गया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे बाहर की ओर देखो क्यूटिकल है, अंदर ऊपर की तरफ है अपर एपिडर्मिस, फिर ये क्लोरोप्लास्ट है, ऊपर रेक्टेंगुलर है और नीचे सर्कुलर है, और यहाँ नीचे जो है लोअर एपिडर्मिस है, बीच बीच में गार्ड सेल्स हैं जहाँ पे स्टोमेटा है, होल बनाते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। तो एक्टिविटी पे आते हैं। एक हमने क्या किया, पॉटेड प्लांट लिया और इसमें वैरीगेटेड लीव्स थी। वैरीगेटेड का मतलब हुआ कि पैचेस थे, कहीं हरे कहीं पीले, इस तरीके से पैचेस वाली लीफ ली, जैसे मनी प्लांट होता है या क्रोटन हुआ। अब प्लांट को हमने डार्क रूम में रख दिया 3 दिनों के लिए, जिससे कि सारा स्टार्च उसने यूज़ कर लिया। अब उस प्लांट को हमने सनलाइट में रखा 6 घंटों के लिए। अब उसके प्लांट की पत्ती को हम तोड़ लेते हैं, ग्रीन एरियाज को मार्क कर लेते हैं और उतने ही एरियाज को हम पेपर पे ट्रेस कर लेते हैं। अब इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में कुछ देर के लिए डुबा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अल्कोहल में डुबाते हैं। अब क्या करते हैं कि एक बीकर के ऊपर जो वाटर बाथ में है उस पत्ती को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि अल्कोहल पूरी तरीके से उसके अंदर बॉयल ना हो जाए। अब लीफ का कलर क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। अब क्या करते हैं कि पत्ती को डाइल्यूट सॉल्यूशन में आयोडीन में डुबाते हैं कुछ मिनटों के लिए, फिर पत्ती को निकालते हैं और उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन से उसको रिंस करते हैं, और अब पत्ती का रंग देखते हैं और कंपेयर करते हैं लीफ का, शुरुआती लीफ से। तो हम लोग स्टार्च के बारे में क्या कह सकते हैं, ये देखो डायग्राम में फिगर 5.2 है, वेरीगेटेड लीफ थी यानी पहले, और ये स्टार्च टेस्ट के बाद, ठीक है ना। तो ये क्या हमको बताता है, ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बताता है कि जब उसको हमने लीफ को धूप में रखा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई और उसने स्टार्च स्टोर कर लिया। और स्टार्च का टेस्ट हमने कैसे किया, हमने आयोडीन डाल के किया, और उसने देखो ब्लू ब्लैक हो गया। ब्लू ब्लैक हो गया मतलब उसके अंदर स्टार्च था। कहाँ पे, जहाँ पे पैचेस थे ग्रीन कलर के, जहाँ पे नहीं थे वो पीला ही बना रहा, और जो पैचेस जहाँ पे स्टोर थे क्लोरोफिल था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, यानी वहीं पे स्टार्च बना और वहीं पे ब्लू ब्लैक हुआ। तो ये है एक्सपेरिमेंट, ये बताने के लिए किया गया है कि स्टार्च जो होता है वो बनता है कब, जब फोटोसिंथेसिस होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो स्टोमेटा हम लोगों ने पढ़ा था। स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, सरफेस होते हैं लीव्स के ऊपर, वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये ज़रूरी है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो स्टेम पे भी हो, रूट पे भी हो और लीव्स पे भी हो। चूँकि बहुत सारा पानी भी लूज होगा, ये छेद है तो छेद से सिर्फ गैसेस ही नहीं जाएंगी, पानी भी लूज होगा वाटर वेपर के फॉर्म में। इसलिए क्या होगा कि प्लांट को ये पोर्स हमेशा खुला नहीं रह सकता है, इसलिए जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो पोर्स अपने बंद कर देता है।
तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है स्टोमेटा की, वो गार्ड सेल्स करते हैं। वो पोर के किनारे किनारे के जो सेल्स होते हैं उनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये बीन शेप्ड के सेल्स होते हैं, ये स्वेल कर जाते हैं जब पानी इनके अंदर आता है। जब ये फूल जाते हैं तो प्रेशर क्रिएट करते हैं और स्टोमेटा का पोर खुलता है, और पोर बंद हो जाता है जब गार्ड सेल्स श्रिंक करते हैं। देखो ऊपर दिया हुआ है ओपन वाले फॉर्म में कैसा है और क्लोज्ड फॉर्म में कैसा है स्टोमेटा, ठीक है ना। ये क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल्स हैं। फिर से दूसरी एक्टिविटी है, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स हम लोगों ने लिए जो कि सेम साइज़ के हैं। उसको डार्क रूम में रखा, मतलब सारा जितना भी स्टार्च बना होगा वो सब कंज्यूम हो जाएगा। अब हर प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे रखते हैं और वॉच ग्लास रखते हैं जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है एक साइड में, एक में नहीं, एक में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। अब दोनों प्लांट्स को कवर करते हैं बेल जार से और वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं बॉटम को सील करने के लिए कि एकदम एयरटाइट पूरा सिस्टम बना रहे। अब इन्हीं प्लांट्स को हम सनलाइट में रखते हैं 2 घंटों के लिए, फिर उसकी लीफ को तोड़ते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि स्टार्च कहाँ पे मौजूद है। तो बताओ कहाँ पे मौजूद होगा, ये कमेंट में लिख करके बताओ तुम लोग। ये आप लोगों की एक्टिविटी है, इसका आंसर तुम लोग दोगे कि कहाँ पे बना। इतना आपको हिंट दे दिया है कि यहाँ पे CO2 अब्जॉर्ब होती है और सेकंड वाले जार में CO2 अब्जॉर्ब नहीं होती। तो अब तुम लोगों को बताना कि फोटोसिंथेसिस किस में होगी, क्योंकि स्टार्च का बताना है आपको। तो आप लोग कमेंट में बताओगे, इसका आंसर बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो दोनों एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने परफॉर्म की, क्या हम लोग एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि सनलाइट ये ज़रूरी हो। अभी तो हम लोगों ने स्टार्च के लिए देखा, और क्या हम लोग ऐसा ही कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? 2 प्लांट्स आप ले लो, एक को सनलाइट में रखो, एक को अंदर रखो, और उसके बाद 2 दिन बाद स्टार्च टेस्ट करो। तो जो प्लांट अंदर वाला होगा वो स्टार्च टेस्ट उसका नेगेटिव होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। जो बाहर वाला प्लांट होगा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव होगा, आयोडीन टेस्ट। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अब तक हमने बात की कि किस तरीके से ऑटोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं, मगर उनको रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए। वाटर जो इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में वो सॉइल से लिया जाता है, और सॉइल में क्या होते हैं, रूट्स फैलते हैं, वो रूट्स ले लेते हैं। दूसरे मटेरियल्स जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सब उसको सॉइल में डिजॉल्व मिलता है, प्लांट्स को मिल जाता है। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में। ये जो होता है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाता है, या इस फॉर्म में ही डायरेक्टली ले सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में ले सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको फिक्स होती है। तो ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को ढाल लेता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो वो न्यूट्रिशन का फॉर्म जो होता है वो डिपेंड करता है कि खाना हम खुद बनाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो जब खुद बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉफिक होता है, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं तो वो हेटरोट्रॉफिक होता है। तो अब कभी कभी क्या होता है कि फूड सोर्स रुका हुआ होता है, जैसे घास आई, लोग खा के चले गए, या मोबाइल होता है, डियर है, जैसे शिकार करना पड़ता है डियर का। तो इस तरीके से जिस तरीके से फूड खाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो भी बड़ा फ़र्क होता है। काऊ का खाना अलग है, ग्रास है, लायन का खाना अलग है जो कि डियर को खाता है। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं जिसमें कि फूड लिए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि फूड मटेरियल को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और तब एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि फंजाई है, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट है, मशरूम्स है। ये क्या करते हैं, ये हमने अपने शॉर्ट्स में दिया था एक क्वेश्चन कि हम कौन से ऑर्गेनिजम्स का जो सेट है, मोल्ड, ईस्ट और मशरूम्स, जो कि बाहर से खाना अब्जॉर्ब करते हैं, वो यही है। दूसरे जो होते हैं पूरा का पूरा मटेरियल ले लेते हैं और उसको अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपना खाना प्लांट से डायरेक्टली लेते हैं बिना उनको मारे हुए, और कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर भक्षण करते हैं, जैसे अमर बेल हुई, कस्कुटा जिसको कहा था कल, इसके बारे में क्वेश्चन था। जुएँ हैं, टिक्स हैं जो डॉग्स के ऊपर पाई जाती हैं, लीचेज हैं, जोंक और टेपवर्म्स हैं। ये दूसरे की बॉडी में रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, इनको कहते हैं पैरासिटिक फॉर्म। अब ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, चूँकि फूड जो है और जिस तरीके से उसको लिया जाता है वो तरीका फ़र्क होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो होता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। एक कोशिकीय जीव यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में फूड जो होता है वो पूरी सरफेस से लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिजम्स की, वैसे वैसे अलग अलग हिस्से जो होते हैं स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम बात करें अमीबा की, तो वो फूड लेता है
फिंगर लाइक एक्सटेंशन से सेल सरफेस जो होती है उसकी सतह, उसको वो फिंगर लाइक सरफेस में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, और उसको फूड को एनगल्फ कर लेता है और वो फूड वैक्यूल अंदर बना लेता है। पहले उसको एनगल्फ करता है स्यूडोपोडिया की मदद से, देखो डायग्राम में दिया हुआ है, न्यूक्लियस है, बाहर फूड पार्टिकल है, सेल सरफेस उसने एनगल्फ कर लिया स्यूडोपोडिया की मदद से, फिर उसको फूड जो हो गया फूड वैक्यूल के अंदर आ गया, उसका फिर डाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से इसका डाइजेशन हो जाता है। बाकी का अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो सेल के कोने की तरफ मूव करके बाहर चला जाता है। पैरामीशियम में ये जो कि एक फिर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल के अंदर एक डेफिनेट शेप होती है, जैसे अमीबा में इनडेफिनेट शेप होती है, वैसे इसकी सेल की डेफिनेट शेप होती है, और खाना जो होता है इसमें एक खास स्पॉट पे लिया जाता है। फिर फूड जो है उस स्पॉट तक जाता है सीलिया की मदद से, जो कि पूरे सेल की सरफेस को कवर करती है। ये पैरामीशियम का था। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल होता है हम लोगों में, ये माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड करता है। तो इस ट्यूब के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर से एक एक्टिविटी है, तो 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लिया, 2 टेस्ट ट्यूब में ए बी में, 1 ml सलाइवा एक में डाला और दोनों टेस्ट ट्यूब्स को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया 20 से 30 मिनट तक। अब उसमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन देखते हैं टेस्ट ट्यूब्स में, किस टेस्ट ट्यूब में होगा कलर चेंज, किस में नहीं होगा, और ये क्या इंडिकेट करता है। तो जब हमने 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लिया था दोनों टेस्ट ट्यूब में और 1 ml सलाइवा डाला, तो हुआ ये कि स्टार्च जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और वो कौन एक्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम है जो उसको माल्टोज वगैरह में कन्वर्ट करती है, यानी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है। तो सलाइवा जिस भी हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और जिसके अंदर सलाइवा होगा, तो सलाइवरी अमाइलेज उसको स्टार्च को तोड़ देगी, तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा। और दूसरे जिसमें कि वो सलाइवा ऐड नहीं करेंगे तो स्टार्च इंटैक्ट रहेगा, तो वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो ये है इस एक्टिविटी का मतलब। तो हम लोग अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं जो कि सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होते हैं। नेचुरली जो खाना हम लोग प्रोसेस करते हैं वो ऐसे पार्टिकल जनरेट करते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, सेम टेक्सचर के होते हैं। ये कैसे होता है कि खाना हम दांतों से तोड़ते हैं सबसे पहले। तो कैनाल की जो हमारी लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो अगर खाना को गीला नहीं किया जाएगा या ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाएगा कच्चा खाना, तो वो पूरी लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम जैसे कि इसीलिए खाने को मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ, तो गीला हो जाता है, बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हमें कुछ पसंद होता है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो ये पानी नहीं है बल्कि एक फ्लूइड है जिसको सलाइवा कहते हैं, और इसको कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। दूसरा एक एस्पेक्ट है फूड का कि वो हम लोग जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, तो फिर उसको एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब भी करना होता है, और वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो एब्जॉर्ब होंगी नहीं, तो उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना बनता है। ये जो होता है कैटलिस्ट की मदद से होता है, जो कि एंजाइम्स होती हैं। सलाइवा में जैसे बताया था कि एक सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होती है, स्टार्च को तोड़ती है सिंपल शुगर में, जैसे कि माल्टोज होता है। और फूड जो होता है अच्छे से मिक्स हो जाता है सलाइवा की मदद से, और फिर वो पूरे माउथ में घूमता है और उसको चबाते रहते हैं टंग की मदद से। ये बहुत ज़रूरी है कि खाना जो एक रेगुलेटेड मैनर में मूव करे पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब में, जिससे कि वो प्रोसेस हो सके हर एक पार्ट में। जो कैनाल की लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें मसल्स होते हैं जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जिससे कि खाना आगे की ओर बढ़ता है। इसको कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ऑफ द गट। गट होता है एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से खाना जो होता है स्टमक में जाता है फूड पाइप की मदद से, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। स्टमक एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो कि फैलता है जब खाना उसके अंदर एंटर करता है। मस्कुलर वॉल्स जो होती है स्टमक की, वो मिक्स करने में खाने को हेल्प करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में। स्टमक के अंदर का जो डाइजेशन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पूरा करती हैं, जो कि इसकी वॉल्स में मौजूद रहती हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसको पेप्सिन कहते हैं, और बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करती हैं। म्यूकस मदद करता है कि कोई अब्रेशन या कोई चोट चपेट ना लगे, वॉल इंटैक्ट रहे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि पहला जो मीडियम होता है डाइजेशन का वो एसिडिक मीडियम ही होता है। ये ये सब पता है कि म्यूकस प्रोटेक्ट करती है स्टमक को एक्शन ऑफ द एसिड से। तो हम लोगों ने अक्सर सुना है कि एसिडिटी के बारे में बड़े लोग कंप्लेन करते हैं। तो क्या होता है, खाना जो है जब ज़्यादा मात्रा में एसिड सिक्रीट होता है, खाना हम नहीं खाते हैं बहुत देर तक, तो बहुत सारा एसिड सिक्रीट हो जाता है, तो वही एसिडिटी बढ़ा देता है। तो खाना जब निकलता है स्टमक से, वो एक स्फिनेटर मसल उसको रेगुलेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का।
जो एक छोटी सी जगह पे बहुत घुमा घुमा मौजूद रहता है, जो उसका सरफेस एरिया बढ़ाए रखता है। लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो बहुत ही डिफर करती है जिन अलग अलग जानवरों में। हर्बीवोर्स जो होते हैं, घास खाते हैं, उनको ज़्यादा समय लगता है डाइजेशन में, इसलिए इनका रेस्पायरेटरी इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है। मीट थोड़ा आसान होता है डाइजेस्ट होने में, इसलिए कार्निवोर्स और टाइगर्स का स्मॉलर शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, जो कि हमारे खाने में मौजूद रहता है। और इसके अलावा यहाँ पे लीवर और पैंक्रियास से भी सिक्रीशंस आते हैं। लिवर से बाइल आता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है, और यहाँ पे मीडियम हो जाता है अल्कलाइन या बेसिक। तो फूड जो स्टमक से आ रहा होता है वो एसिडिक होता है और उसको अल्कलाइन बनाना पड़ता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जिससे कि काम कर सकें। तो बाइल जूस जो होता है लिवर से जो आता है, वो सीधे सीधे फैट पे एक्ट करता है। फैट जो होता है वो मौजूद होता है इंटेस्टाइन में बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, जो कि डिफिकल्ट हो जाता है एंजाइम्स उसके ऊपर कैसे काम करें। तो बाइल सॉल्ट जो होता है, जो कि लिवर में यानी बाइल जूस में होता है, तो वो क्या करती हैं कि छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देती हैं फैट को, जिससे कि एंजाइम उसके ऊपर कायदे से काम कर सकें। ये इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप्स, जैसे सोप गंदगी दूर करते हैं, उसी तरीके से इमल्सिफाइंग एक्शन होता है इसका बाइल का। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, जैसे ट्रिप्सिन होती है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करती है, लाइपेज होती है जो कि इमल्सिफाइड के ऊपर काम करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट करती हैं। एंजाइम्स जो होती है उसके अंदर मौजूद रहती हैं, वो फाइनली जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं उनको छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड्स को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उनके कॉम्पोनेंट्स में। डाइजेस्टेड फूड जो होता है फिर इंटेस्टाइन की वॉल्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनर लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उससे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको विलाई कहते हैं, जो अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो अब्जॉर्ब फूड को लेते हैं और हर सेल के बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड के थ्रू। अनअब्जॉर्ब फूड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे वो वाटर वगैरह फिर अब्जॉर्ब होता है, बाकी का मटेरियल रिमूव हो जाता है एनल स्फिनेटर के थ्रू, यानी पॉटी से बाहर चला जाता है। डेंटल कैरीज क्या होती है, टूथ डीके जो होता है वो हमारे इनामल, दांतों के इनामल को, डेंटाइन को कमज़ोर कर देता है। ये कब होता है, जब बैक्टीरिया हम ज़्यादा शुगर्स खाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं बैक्टीरिया और उसको कन्वर्ट करके एसिड्स बना देते हैं, जो मिनरलाइज कर देता है, डीमिनरलाइज कर देता है इनामल को। और बैक्टीरियल सेल के जो मासेस होते हैं फूड पार्टिकल के साथ चिपक जाते हैं दांतों पे और डेंटल कैरीज या डेंटल प्लाक बनाते हैं। सलाइवा टूथ के सरफेस से पहुंच नहीं पाता इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी एसिडिटी को, और प्लाक जो होते हैं पूरे टीथ के ऊपर छा जाते हैं। दांतों को लगातार ब्रश करना, खाने के बाद से प्लाक रिमूव होता है, जिससे कि बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पल्प में भी घुस जाते हैं, जिससे पूरा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्वेश्चंस की ओर आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं। डिफरेंसेस क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक में? जैसा कि बताया था, ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स यानी C6H12O6 ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन निकलती है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब वो न्यूट्रिशन होता है जो पूरी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, फंजाई और ह्यूमन बींग्स हैं, वो हेटरोट्रॉफिक हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एटमॉस्फेयर से, वाटर मिलता है सॉइल से, सनलाइट तो मिलती है। रोल ऑफ एसिड क्या है? एसिड का रोल यह है कि सारे बैक्टीरिया वगैरह और गंदगी जो होती है खाने की वो ख़त्म करता है, और मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिससे कि जो बहुत सारी एंजाइम्स हैं, खासकर पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, वो एसिडिक मीडियम में एक्ट कर सकें। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं, जिसमें कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, तो वो क्या करती है, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। लाइपेज क्या करती है, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करती है। कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन की गई है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर क्रिप्ट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जो कि कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वहाँ पे होती हैं, और वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं जो फाइनल डाइजेशन करवाता है। इसके अलावा इसकी जो सरफेस एरिया है वो बहुत इंक्रीज रहती है, माइक्रोविलाई मिलती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। तो बच्चों एक जानकारी दे देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर खोल करके बिछाया जाए तो टेनिस कोर्ट के जितना एरिया हो जाएगा। तो सोचो उतना एरिया हम लोग घूम घूम के वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद रहता है। तो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन है जो नेक्स्ट टर्न पे होगा। तो
तो न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करो, पढ़ो और कमेंट करो। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ और एडिशनल चीज़ें चाहिए, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो आप लोग पूछो, और इस तरीके से हम लोग पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो जिससे कि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके कदमों में आए। ऑल द बेस्ट।